एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। दिस इज़ मी राहुल। और आइए देखते हैं कि 18 और 19 सितंबर 2022 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई एंड स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स में क्या चीज़ें रेलिवेंट थी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले 18 सितंबर को ये न्यूज़ आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, डिजिटाइजेशन टू क्राइसिस प्रूफ जस्टिस डिलीवरी। तो यहाँ पे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन उड़ीसा प्रोजेक्ट। तो वो वहाँ पे उसके इनॉग्रेशन में गए थे, तो वहीं पर तो आपको एक रेलिवेंट पॉइंट मिल जाता है कि उड़ीसा में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या कह सकते हो स्टेट जुडिशरी का एक स्पेसिफिक केस स्टडी पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक, जैसे उन्होंने ग्रीन बेंच की बात करी, तो बट देन उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट बाई ग्रीन बेंच इट डज नॉट मीन कि ग्रीन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होती है, जो ग्रीन केसेस या इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस की बात करती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीन बेंच का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी बेंच जहाँ पर पेपरलेस डिजिटलाइज्ड वे में, डिजिटल वे में केस रिजॉल्व हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर पेपर वर्क कम होगा, फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम होगा, तो फिर उसे हम ग्रीन बेंच इस पर्सपेक्टिव में कह सकते हैं। सो इस तरीके से द डिजिटल जुडिशरी और इससे रिलेटेड आर्टिकल जब कोविड लॉकडाउन हुआ था उससे रिलेटेड उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की थी, तो उसी में इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा बस ये है कि आपको एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 19 सितंबर 2022 को कौन से न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे? 18 तारीख को सिर्फ एक था, इस वजह से वीडियो नहीं बनाया था। आज 2-3 आर्टिकल है, तो दोनों को मर्ज करके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो बात है वो एक यूपी स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की एक न्यूज़ है, जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 22 सितंबर को सेशन, जो मानसून सेशन है वो शुरू होने वाला है। तो उसके पहले यहाँ पर ये डिक्लेयर हुआ है कि एक स्पेसिफिक डे होगा, एक डे अलग से रिजर्व होगा फॉर वीमेन MLAs टू स्पीक। तो बात ये है कि 403 सीट्स का जो ओवरऑल असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश की, उसमें 47 वीमेन हैं और अराउंड 22 समथिंग जो है वो फर्स्ट टाइमर है। तो फर्स्ट टाइमर के वजह से दे डोंट फील दैट कंफर्टेबिलिटी लेवल, तो वो उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं। फर्स्ट टाइमर भी हैं, वीमेन भी हैं, मेल डोमिनेशन है पूरा असेंबली में, 47 आउट ऑफ 403, सो इट इज़ अराउंड 10%। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ऑपोजिशन जैसा छोटा सा एक पार्ट रह गया है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर कि भाई दिक्कत है, तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। हाउ इट इज़ रेलिवेंट एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली वीमेन एंड डेवलपमेंट ऐसा करके टॉपिक है, एंड वीमेन एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल, क्योंकि डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज मल्टी डायमेंशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जब हम वीमेन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है उसमें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में इंडिया में कैसा फंक्शनिंग हो रही है, और फिर जब इंडिया की बात करोगे तो स्टेट की भी बात करोगे, स्टेट की बात करोगे तो फिर पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जाओगे, तो वहाँ पे असेंबलीज और MPs MLAs ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में या कहीं पर वे फॉरवर्ड में या समथिंग लाइक दैट। अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा कि यूपी में ये हुआ है, बताओ इसके प्रोज एंड कॉन्स। नो, इट इज़ नॉट रेलिवेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एज एन एग्जाम्पल, एज अ फॉर्डर मटेरियल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और लाइक यू कैन यूज़ इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर। ठीक है, कोई बात कर रहे हो वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशरी पे, ऑब्वियसली क्वेश्चन आ चुका है GS2 में, तो ऐसे ही वीमेन पार्टिसिपेशन इन दिस काइंड ऑफ थिंग, और फिर वहाँ पे वे फॉरवर्ड वगैरह में यू कैन से कि इस तरीके से चीज़ों को, मतलब बिहेवियरल चेंज लाने के लिए ऐसी चीज़ें भी ज़रूरत होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, और ये आर्टिकल बात कर रहा है जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है NCRB की, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट PSI। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि NCRB की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, लाइक अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग ने एक दूसरी रिपोर्ट पढ़ी थी कि नागालैंड टॉप किया एक्सटॉर्शन में, और इसके अलावा जो है
असम में जो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट वाला केस, इस तरीके से अलग अलग कुछ ना कुछ आता रहता है। तो एनसीआरबी का कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें एक होती है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट। तो ये बताती है कि भाई कितना परसेंट अंडर ट्रायल हैं, कितना परसेंट क्या है। तो वहाँ पे एक पॉइंट या एक पर्सपेक्टिव इस रिपोर्ट का यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट में बोला गया है कि 9180 प्रिजनर्स जो हैं वो मेंटल इलनेस से यहाँ पे ग्रस्त हैं, परेशान हैं, और 150 डेथ्स हुई हैं बाई सुसाइड, और 5 प्रिजन विद स्कीजोफ्रीनिया जो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एनसीआरबी की 2021 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये भी पता चल जाता है कि कितना परसेंट अंडर ट्रायल्स हैं एंड समथिंग लाइक दैट। जैसे यहाँ पे बात हुई है कि जो ओवर क्राउडिंग है प्रिजन में, तो ओवर क्राउडिंग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कन्विक्ट्स की ओवर क्राउडिंग है अंडर ट्रायल्स की, जिनके ऊपर केस वगैरह जो अभी प्रोसेसिंग में है, तो 70% अंडर ट्रायल्स हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ लिखा नहीं है, बट अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट के वो यही होते हैं कि भाई ये चीज़ पता चल जाती है कि कितना परसेंट मतलब प्रिजन में जो स्टाफ है, स्टाफ टू प्रिजनर रेशियो कितना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो चीज़ है कि अंडर ट्रायल्स कितने हैं। तो यहाँ पता चला पहले ये 69% के अप्रॉक्स था, अब ये 70 हो गया है ना। सो इसके 70 के अप्रॉक्स यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर कि अंडर ट्रायल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी रेट जो है मतलब जगह है उसके रेस्पेक्ट में कितने, उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा प्रिजनर्स हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ के पर्सपेक्टिव से। या फिर ये भी आता है कि बेल कितने लोगों को दी जा रहा है, बिकॉज सम रूल्स आर देयर इन द सीआरपीसी कि अगर किसी केस में किसी मतलब स्पेसिफिक एलिगेशन में केस चल रहा है, एक्यूज्ड हो किसी चीज़ में, तो अगर उसकी सज़ा जो है वो 5 साल या 6 साल है मान लो, तो 6 साल में अगर 3 साल अगर हाफ ऑफ द जो टाइम है वो आपका ट्रायल प्रोसेस में ही निकल गया, तो ऑब्वियसली सज़ा हो जाएगी, फिर भी क्या ही बचेगा, टाइम तो निकल ही गया आधा, क्योंकि आधा वो जो जेल का काउंटिंग होती है उसमें दिन और रात अलग से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से सीआरपीसी की प्रोविज़न है कि अगर अंडर ट्रायल और ट्रायल वाले प्रोसेस में ही आधा टाइम निकल गया तो फिर बेल दे दो, क्योंकि फिर बचा ही गया। अगर मिल भी जाएगी सज़ा तो उतना टाइम तो निकल ही गया उसमें। तो इस तरीके से सीआरपीसी की प्रोविज़न है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो इस वजह से मॉडल प्रिजन एक्ट वगैरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमेटीज़ वगैरह हैं, तो उस परस्पेक्टिव में आप सोच सकते हो। बट हेयर दिस आर्टिकल इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जनरल हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उसने बस इतना बोल दिया इतनी सुसाइड हुई, इतने मेंटल हेल्थ है, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। और ये आर्टिकल यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़रूरत मतलब प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पे 3 R's याद रख सकते हो, रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। जो प्रिजन होता है वो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को भेजा जाता है ताकि वो अपने उनकी जो उनमें जो गलतियाँ हैं वो सुधर जाएं। रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो मेंटल हेल्थ और ये सुसाइड और स्कीज़ोफ्रेनिया ये सब क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा, रेट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रिहेबिलिटेशन की जगह रेट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब रिहेबिलिटेशन ऐसा देखा जाता है कि यार कोई परेशानी है किसी की स्पेसिफिक, मतलब कोई इंडिविजुअल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, उसको दोबारा से पुनः स्थापन या समथिंग लाइक दैट कुछ किया जा रहा है। रेट्रीब्यूशन होता है बदले की भावना से, लाइक बदला लेना, रिवेंज, और रिवेंज जो होता है वो गलत होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा इंडियन जो पूरा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेक्शनल होना चाहिए, यानी चीज़ों को सही करे, लेकिन ये क्या करता है बदले के चक्कर में यहाँ पे रेट्रीब्यूशन की भावना से चलता है, रेट्रीब्यूशन की फीलिंग से चल रहा है रादर रिहेबिलिटेशन। उससे क्या होता है और ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है। फिर होता है रेसिडिविज्म एक कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट कि विडिज्म होता है, डिविज्म होता है, जो भी। सो रेसिडिविज्म है
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर रेसिडिविज्म हो तो भी देख लेना, एक बार सर्च कर लेना इसको। तो ये क्या होता है, रिपीटेटिव ऑफेंस, मतलब क्या होता है कि क्योंकि ये रेट्रीब्यूशन पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं किए जा रहे, क्योंकि स्किल नहीं बढ़ाई जा रही, क्योंकि जो 3R है, रिफॉर्म, रिहेबिलिटेट एंड री इंटीग्रेट टू द सोसाइटी, वो नहीं किया जा रहा, तो क्या होता है दोबारा ये छूट के आ जाते हैं, तो दोबारा से फिर बाहर आते हैं, फिर से ना कोई स्किल बढ़ी ना कुछ बड़ा, ऊपर से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो गया, IT सेक्टर बढ़ गया, मान लो 10 साल की सजा करके आए, तो फिर आगे सब चेंज हो गया सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी ऐसे होते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, उनकी स्किल ही नहीं है उस लेवल की, ऊपर से सोसाइटी में स्टिग्मा जो है वो क्रिएट हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए लोग मतलब वो चीज़ सुनाते हैं, तो क्या होता है दोबारा से अटेम्प्ट कर, दोबारा से वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। तो ये होता है रेसिडिविज्म, रिपीटेड ऑफेंस जो है वो चीज़ होती है। तो इस तरीके से है, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सब मेंटल हेल्थ और उस पर्सपेक्टिव में यू कैन एनालाइज। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज इट फॉर द डे, and that's it from my side. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and you can also join the Puppetepedia Telegram channel, and you can subscribe to Puppetepedia Current Affair magazine for the public administration current affair. This is it for the day. Thank you so much.